उनको लिस्ट किया गया है वहाँ पे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बीच में से जो मुझे नज़र आई थी वो एक तो ये कि जो लोग वर्क परमिट्स में इंटरेस्टेड हैं, इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र्स जिनकी चल रही हों, वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी गई है अक्टूबर ऑनवर्ड्स, लेकिन सिर्फ ये वर्क परमिट्स के लिए जो इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र्स में है, सब के लिए नहीं। मैंने जो अभी कहा उसको ये नहीं सुनना इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी गई है, नहीं, उसके साथ और भी बड़ा कुछ है। मुझे अक्सर सवाल पर यही आएंगे कि जी आपने कहा था इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई, ऐसी बात नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो नई की जा रही है, आपने सुना होगा और शायद इस्तेमाल भी किया हो, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट की एक रूट बनाई गई थी। उस प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट की रूट में ये था कि अगर आप यहाँ पर आते हैं और आप आके अपना कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा घूम फिर के देखना चाहते हैं कहाँ पे कौन सा कॉलेज है, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, तो आप प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट वीज़ा लेकर आ सकते थे, जो एक तरह का विजिटर वीज़ा था, लेकिन स्टूडेंट विजिटर कहलाता था वो। उसके ऊपर आप आ सकते थे, यहाँ पे आप आके देख सकते थे, और अगर आपको कॉलेज पसंद आता है, कोई यूनिवर्सिटी पसंद आती है, आपके एडमिशन प्रोसेस वगैरह हो जाता है, तो आप वहाँ पर अपना बाकी सारा काम कर सकते हैं। बट कहने का मतलब ये कि वो विजिटर के लिए उन्होंने वो चीज़ की थी। एक नई पावर जो दी जा रही है, जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के पास, खैर बाकी भी होम ऑफिस के पास सारी पावर्स हैं, जो भी वो करना चाहें कर सकते हैं, बट अब एक नई चीज़ उनको ये कही जा रही है कि अगर एक टियर 4 स्टूडेंट है हु हैज़ बिन एनकाउंटर्ड एनीवेयर, हु हैज़ बिन स्टॉप्ड एनीवेयर, जिसको कहीं एयरपोर्ट पर रोका गया है या कहीं और उसको पूछा जा रहा है, उसको इंटरव्यू किया जा रहा है, अगर इंटरव्यूइंग ऑफिसर को लगता है कि इसकी इंग्लिश उस लेवल की नहीं है जिस पे होनी चाहिए, तो उनके पास वो पावर अब होगी कि वो आपका वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं। ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि ऑब्वियसली वो देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को वो और कितना तंग कर सकते हैं। एक और चीज़ जो अक्टूबर से आ रही है इन द रूल्स, वो ये है कि जो भी आपका कॉलेज है या जो भी आप प्लान बनाकर आ रहे हैं यहाँ पे अपनी स्टडी के लिए, क्या आप उसको पूरा चेसअप कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसके ऊपर भी और चेक्स एंड बैलेंसेस आ सकते हैं। तो वो भी चीज़ें वो लेकर आ रहे हैं बीच में। मुझे मेरे वाले साहब ने बताया था कि जी कहीं पे किसी वो टीवी चैनल के ऊपर चल रहा था कि जी स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी जो चेंजेस आ रही हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि खुशखबरी कहाँ से आ रही है, किस किस्म की खुशखबरी आ रही है। सिर्फ और सिर्फ जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि स्टूडेंट्स के लिए और सख्ती की जा रही है, ये देखने के लिए कि क्या वो इंग्लिश लैंग्वेज सही बोल सकते हैं, अगर नहीं तो एक पावर दी जा रही है कि उनका वीज़ा कर्टेल किया जा सकता है। अगर वो अपने स्टडी प्लान को सही तरह फॉलो नहीं कर रहे, वहाँ पे उनको रोका जा सकता है। ऑब्वियसली बाकी जो स्टूडेंट्स के ऊपर सख्तियाँ पहले से की जा चुकी हुई हैं वो अभी भी चल रही हैं। एक नई चीज़ और जो लाई जा रही है बीच में, जिसका अभी अनाउंस किया जा रहा है, सुनने को लगता है कि हाँ उसकी कोई सेंस बनेगी, लेकिन प्रैक्टिकली आई डोंट थिंक उसका बड़ा इफेक्ट होगा। विजिटर्स के लिए कहा जा रहा है कि जो बिजनेस विजिटर्स आ रहे हैं उनको थोड़ा सा और एक लीवे दिया जाएगा, उनके लिए थोड़ी सी एक पॉसिबिलिटी होगी कि वो कुछ और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंपेयर टू जो वो पहले कर सकते थे। विजिटर का याद रखिए, आज से कुछ साल पहले तक विजिटर वीज़ा एक ही हुआ करता था। अगर आप विजिट वीज़ा पे आए यहाँ पे, आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी विजिट वीज़ा पे रुक सकते थे, आप प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट के तौर पे भी विजिट वीज़ा पे रुक सकते थे, आप आके अगर कुछ बिजनेस ढूंढना चाहते हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते थे। अब क्या चीज़ है, आपने जिस पर्पस के लिए आना है, अगर उस पर्पस से आपने कोई और बात की तो आपका वीज़ा डिफरेंट हो जाता है और उस पर आपको कैंसिल भी किया जा सकता है। सो अगर आपने विजिट वीज़ा अप्लाई किया ये क्या कि जी मैंने बिग बैन देखने जाना है या मैंने टावर ब्रिज देखने जाना है, और फिर आप एयरपोर्ट पे आके बताते हैं कि जी मैंने अपनी फैमिली को मिलने आना है, तो आपको इसलिए कह सकते हैं, रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि आपने अपना पर्पस बदल लिया। इस तरह की चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें काफ़ी सारी डाली जा रही हैं विजिटर वीज़ा के लिए। एक जो पहले चीज़ें चल रही जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता, लेकिन मैं बताता चलूँ क्योंकि अभी विजिट वीज़ा की बात हो रही है, कि अगर आपके पास 2 साल का मल्टीपल वीज़ा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर आए, 6 महीने गुजारने के बाद जब बिल्कुल आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है तो आप वापस चले गए, 2 हफ्ते गुजार के कहीं फिर वापस दोबारा आ गए, फिर 6 महीने गुजारे, फिर 2-3 हफ्ते के लिए चले गए, फिर आ गए दोबारा, फिर 6 महीने गुजारे। पहले ये चीज़ें चलती थी, बहुत लोग बहुत टाइम गुजारते थे यहाँ पे। अब जो चीज़ की जा रही है वो ये कि अगर आपने 50% से ज़्यादा टाइम यहाँ पे गुजारा, जो आपका वीज़ा जिसके लिए इशू हुआ हुआ है, तो आपको इन ब्रीच कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जी विजिट वीज़ा का मतलब ये है कि आप यहाँ रहते नहीं हैं, बल्कि विजिट वीज़ा का मतलब ये कि आप सिर्फ विजिट करने आते हैं। इस तरह की सिचुएशन जब लोग करते हैं कि जी ज़्यादा टाइम यहाँ गुजारते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, तो आप यहाँ रहे होते हैं और आप विजिट करने वापस अपनी कंट्री जा रहे होते हैं, तो वो चीज़ मना की जा रही है।
बिजनेस विजिटर्स को विजिटर्स के लिए ये भी किया जा रहा है कि अगर वो कोई कोर्स वगैरह अटेंड करना चाहते हैं तो इन वेरी लिमिटेड सर्कमस्टांसेस वो भी उनको अलाउ किया जा सकता है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जिस तरह के लोगों को मैं डील करता हूँ, जिस तरह के क्लाइंट्स को हम डील करते हैं, जहाँ पे इमिग्रेशन एडवाइस की ज़रूरत होती है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा। अगर कोई विजिटर आना चाहता है यहाँ पे, उनका जो पर्पस होगा वो अपने पर्पस के लिए आएंगे। उस पर्पस पे वो अगर आके यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं, या फैमिली को मिलने के लिए आ रहे हैं, या अपने कोई बिजनेस इंटरेस्ट के लिए आ रहे हैं, तो वो अपनी वही चीज़ डिक्लेयर करें और उसी चीज़ के लिए यहाँ पर आएँ, और उससे कोई डिफरेंट बात मत करें। अगर आपने कोई डिफरेंट बात की तो आपको वहाँ पर काफ़ी उनके साथ मसला पड़ सकता है। तीसरी चीज़, फाइनल चीज़ जो मैं सिर्फ यहाँ पे इसके बारे में कहना चाहता हूँ, विजिटर वीज़ास और इसके ऊपर, विजिटर्स के ऊपर भी, स्टूडेंट्स के ऊपर भी, हर तरह की इन चीज़ों के ऊपर, हर तरह की कैटेगरीज़ के ऊपर बहुत सख्तियाँ नाफिज की गई हैं। वो किस लिए किया गया है? इसलिए कि आपको यहाँ पे डिस्करेज किया जाए कि आप यूके आएँ और आप आके यहाँ पर रहें। एक सवाल अपने आप से पूछिए, यूके ही क्यों? यूके आपकी एक चॉइस जो है वो क्यों है? आप क्यों यहीं पर आना चाहते हैं? वाई नॉट समवेयर एल्स इन द यूरोपियन यूनियन, और वाई नॉट जो बाकी इतनी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ हैं। अगर आप सिर्फ अपनी एक इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए आना चाहते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको भी देखें। मैंने आज ख़ास तौर पे ये चीज़ इसलिए मेंशन की है कि हम अब काम कर रहे हैं इन ऑप्शंस के ऊपर, और बेहतर है कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो, उनको पता चले कि और कहीं पे भी जाया जा सकता है। अगर कोई यहाँ पर आता है कि जी मेरी फैमिली यहाँ पर है, मैंने सिर्फ अपनी फैमिली को ज्वाइन करना है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई आता है कि जी मैं अपने मुल्क से निकल के अपनी फैमिली के लिए एक इकोनॉमिक बेटरमेंट चाहता हूँ, मैं कहीं जाके काम करना चाहता हूँ, मैं कहीं जाके रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ उनको एक बेहतर फैमिली लाइफ मिले, उनको एक ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, सो और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, जहाँ आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। मसला सिर्फ क्या है, लोग जब एक जिद लगा लेते हैं कि जी सिर्फ यूके ही आना है और यहाँ के कानून इतने सख्त हैं, तो आप यहाँ पर आके ओवरस्टे भी हो रहे होते हैं, आप यहाँ पर आके छुप के काम भी कर रहे होते हैं, आप यहाँ पर आके टेंशन में भी रह रहे होते हैं, आपके पीछे फैमिली से भी डिसकंटिन्यू हो जाता है सारा कुछ, कनेक्शंस टूट जाते हैं। आज एक साहब बता रहे थे कि जी पता नहीं कितने 12 साल हो गए अपने वो माँ बाप को नहीं मिले हैं, और कहते हैं कि जब मैं फ़ोन पे बात करता हूँ उनसे तो बस रो पड़ते हैं वो आगे से। अब ये इस किस्म की बात तो नहीं है कि आप ये कहो कि जी मैंने इमिग्रेशन स्टेटस के पीछे अपने बच्चों को नहीं देखा, अपनी बीवी को नहीं देखा, अपने माँ बाप को नहीं देखा, क्यों? कि जी मैं किसी तरह यहाँ रह जाऊँ, क्यों? ताकि मैं अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकूँ। भाई अगर ज़िंदगी बेहतर करनी है तो और भी ऑप्शंस को देखा जा सकता है। इसीलिए मेंशन कर दिया आज, इसीलिए मैंने इसका एक हवाला दे दिया कि ये एक मैं बीज बो दूँ आज, लोगों को पता चले, लोगों को अंदाज़ा हो कि ये भी एक सोचने वाली बात है कि और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां आप जा सकते हैं, जहां पे आप कुछ और कर सकते हैं। सो उन चीज़ों को भी दिमाग में रखिए। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे सारे ऑप्शंस अभी आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ के बहुत सारे डिफरेंट लॉज हैं, और उन लॉज के मुताबिक वो आपकी सिचुएशन को देख के उसको देखा जा सकता है कि कौन सी कंट्री में आपके लिए ज़्यादा सूटेबल एक सिचुएशन बन सकती है, कि कहाँ पर जाके आपको, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत हाईली स्किल्ड हैं, आप बहुत IT के अंदर प्रोफिशेंट हैं। अगर आप इस वक्त देखें आयरलैंड के अंदर ये कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पे आयरलैंड को IT हब बनाया जा रहा है। वो चाहते हैं कि आयरलैंड बिकम्स द EU's और यूरोप्स कैपिटल एज फार एज IT इज़ कंसर्न। सो इंडियंस, पाकिस्तानीज़, ख़ास तौर पे मैं इंडियंस और पाकिस्तानीज़ इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि हमारी कंट्रीज़ में ये IT एक बहुत बड़ा फिनोमिनन है। वहाँ पे IT से रिलेटेड बहुत काम चलता है, बहुत सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, बहुत लैंग्वेज डेवलपर्स हैं, बहुत प्रोग्रामर्स हैं, बहुत ये हार्डवेयर एक्सपर्ट्स हैं। और अगर आप उन अपनी जो एक्सपर्टीज़ आपने हासिल की हुई हैं, अगर आप उनको सही तरह इस्तेमाल करते हैं, तो आयरलैंड में फॉर एग्जांपल आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं, जहां आप प्रॉपर वीज़ा लेके जाएंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ जा सकते हैं, आपको काम करना अलाउड होगा, और 5 साल के बाद आपको अगर नेशनैलिटी वहाँ की मिल जाती है और फिर आप यूके आना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास एक ओपनिंग मौजूद है, क्योंकि फिर आप एज ए यूरोपियन नेशनल कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अगर आपकी इतनी एजुकेशन नहीं है, आप इतने हाईली स्किल्ड नहीं हैं, तो
और कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आप जाते हैं आपको फार्म रिलेटेड जॉब्स मिल सकते हैं, जहाँ पे आपको और तरह की जॉब्स मिल सकती हैं, जहाँ पे इतनी हाई एजुकेशन या स्किल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वहाँ पे अगर आप एक ट्रेनिंग हासिल कर लेते हैं उस ट्रेनिंग के साथ आप काम कर सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ एक लेबर की ज़रूरत है। अगर आप वहाँ पे चले जाते हैं और आपको जॉब मिल जाती है, अगेन लीगली आप जा रहे हो, जॉब आपके पास मौजूद है, आप वहाँ पे जाके पैसे भी कमाते हैं, लीगली रह भी रहे होते हैं, प्लस एक और कंट्री की नेशनलिटी भी आपको मिल सकती है। फिर वही चीज़, बजाय इसके कि एक ही नुक्ते पे बस कॉन्सेंट्रेट करें कि जी सारे भेड़ बकरियां इधर ही जा रही हैं तो बस सोचे समझे बगैर उनके पीछे जाना है मैंने भी, क्योंकि सब कर रहे हैं, वो करने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए, सोचिए आपके लिए क्या ऑप्शंस बन सकते हैं। मैंने इसलिए आज मेंशन कर दिया, मुझे पता कि ये सुन के काफ़ी लोगों को काफ़ी सारे आइडियाज़ आएंगे, सो मैंने इसलिए मेंशन कर दिया कि हम इस पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसके ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस आपको हम बहुत जल्द प्रेजेंट करने वाले हैं। ऑलराइट जी, अब मेरा ख्याल है सवाल जवाब की तरफ चलते हैं, कॉल्स लेते हैं। पहली कॉल से शुरू करते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वालेकुम सलाम। बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं, लेकिन सारे जो भी कॉल करता चाहिए कि आपको 1-1 किलो बादाम जरूर पार्सल करें। तो बहुत शुक्रिया सर। मैंने आपको बोलना था और विनस टीवी का थैंक यू बोलना था। बुखारी साहब, अक्टूबर में मैंने लास्ट अक्टूबर में ना आपके कहने पे बगैर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के ना एक्सटेंशन डाली थी 3 साल के लिए, क्योंकि 3 साल की पहले मुझे मिल गई थी बच्चों के बेस पे, कॉन्टैक्ट ऑर्डर था मेरा जी। कुछ लोग मुझे कहते थे आपको चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करें, लेकिन आपने मुझे कहा था आप इन चक्करों में बिल्कुल ना पड़े, आप डाल दें, अपना जैसे पहले डाला था वैसे केस डालें। मैंने बुखारी साहब डाल दिया और मुझे 3 साल की आपकी दुआओं से फिर मिल गई सर। बहुत मुबारक हो सर। विद बेनिफिट सर, मैं बेनिफिट लेता था, बीमार था मैं, अच्छा। तो विद बेनिफिट हर चीज मिली है। अच्छा। तो बुखारी साहब उन्होंने डेट जो लिखी हुई है 2016 लिखी हुई है कि दोबारा आप अप्लाई करोगे इंडेफिनेट के लिए, क्योंकि 1 साल तो मेरा उन्होंने गुजार दिया पहले ही डिले में, तो अब मुझे 1 साल, मुझे 2 साल के बाद नहीं मैंने करनी। प्लीज सर, ये कंफ्यूजन है मेरी। सर मैं आपका कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूँ। और कुछ पूछना है आपने? बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम सर, यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत मुबारक हो। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि अगर मैंने यहाँ पे बैठ के किसी के साथ बात की और उनको एक छोटा सा अपना एक मशवरा दे दिया, और वो मशवरा भी क्या है, एडवाइस नहीं है लेकिन एक मशवरे वाली बात ही है ना, अगर उसके ऊपर किसी का काम हो जाता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। आपके लिए सर एक चीज़ याद रखिए, आपको जब उन्होंने वीज़ा दिया तो आपको ओरिजिनली 3 साल की डिस्क्रिप्शन लीव मिली, आपने उस डिस्क्रिप्शन लीव के खत्म होने से पहले दोबारा अप्लाई कर दिया एक्सटेंशन के लिए अनदर 3 इयर्स की। अब वो जितना भी टाइम लगाते हैं बीच में, आपकी एप्लीकेशन क्योंकि आपका वीज़ा खत्म होने से पहले हुई है, सो आपका वही वीज़ा कंटिन्यू हो रहा है उस टाइम फ्रेम के अंदर। सो अगर उन्होंने 1 साल लगा दिया, अक्टूबर में आपने फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन डाली और उन्होंने आप सितंबर में जाके आपको वीज़ा दिया है वो तीन साल का, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने वो 3 साल गुजारने हैं जो उस डेट से उस डेट तक चल रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपने डिस्क्रिप्शनरी लीव पे 6 साल कंप्लीट करने हैं। सो 3 साल ओरिजिनल, उसके बाद जो 1 साल आपको ऑलरेडी गुजर गया, अब 2 साल और गुजारिए, क्योंकि आप जब आप 2 साल और गुजारने के बाद अप्लाई करेंगे 2015 में, तो आप ये कहेंगे कि जी मैंने तो फलानी डेट को, मुझे 2009 में मुझे पहली 3 साल की लीव मिली और उसके बाद मैं टोटल डिस्क्रिप्शनरी लीव के ऊपर ही कंटिन्यूड हो रहा हूं और अब मैं जाके 6 इयर्स कंप्लीट होने के ऊपर अब मैं अप्लाई कर रहा हूं इंडेफिनिट लीव के लिए। सो आप उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं कि जी जो डेट उस पर लिखी हुई है बस उसी डेट पे अप्लाई करना है, ठीक है, डेट उसकी वैलिडिटी की है, जहां से उन्होंने आपको वीज़ा दिया है वहां से 3 साल की लीव वो काउंट कर रहे हैं। लेकिन आप अगर टोटल देखें तो सेक्शन 3CA कहता है 1971 एक्ट का कि अगर आपने अपनी लीव टू रिमेन खत्म होने से पहले अप्लाई कर दिया तो वही लीव कंटिन्यू रहेगी जब तक आपकी एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हो जाती। सो आपकी वही लीव कंटिन्यूड रही, अब आपकी एप्लीकेशन डिसाइड हुई, अब जो आपका स्टेटस लगा वो पुराने स्टेटस के साथ मिल गया है और अब वही आगे कंटिन्यू रहेगा। तो टोटल 6 इयर्स के बाद यानी 2009 से आप 2015 तक जाके अपने 6 इयर्स कंप्लीट करने के बाद इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट सर, मुबारक हो आपको दोबारा। अगली कॉल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जी अली भाई, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडिंग, माय नेम इज जुनैद। जी जुनैद तो साहब, मेरे दो क्वेश्चन है, मैं आपसे डिटेल में इसका जवाब दे दीजिएगा बाद में जब फोन बंद होगा, इंग्लिश में प्लीज जी। तो इंग्लिश में? मैंने अच्छा। इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई किया था वर्क परमिट के बाद, तो उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया। अभी मेरे जो केस है वो कोर्ट में गया है अपील के लिए, और जो मेरा एम्प्लॉयर है उसने एम्प्लॉय चेकिंग सर्विस से चेक किया तो उन्होंने कहा जी हमारे पास इसकी कोई डिटेल नहीं है, तो इसको ही गॉट नो राइट ऑफ वर्क।
ठीक है ना। अब उन्होंने मुझे डिसमिस कर दिया मेरे एम्प्लॉय ने, ये कह के तुम्हारे पास राइट ऑफ वर्क नहीं है। एक तो मुझे ये बताएं कि पहले मैं होम ऑफिस से किस तरह इसकी कंफर्मेशन दोबारा लूं अपने एम्प्लॉय को शो करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरा घर अपना है, मैं मोर्गेज से हूँ, तो लेकिन ये कि अब मेरे पास जॉब भी नहीं है, मोर्गेज भी मैं पे कर सकता, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, जॉब ये जो टैक्स क्रेडिट होता है वो ले सकता हूँ या नहीं? ओके, बस ये दो सवाल हैं आपके। ओके, चलें, एक आपने पूछा जी टैक्स क्रेडिट्स के बारे में, और दूसरा आपने पूछा कि आप किस तरह से पता कर सकते हैं वो एम्प्लॉयमेंट सर्विस का कि आपको काम करना अलाउड है कि नहीं। सर सिंपल चीज़, जैसा मैंने अभी पिछले सवाल के जवाब में बताया उनको, कि जब आप अप्लाई करते हैं किसी एप्लीकेशन के लिए, आप जब अप्लाई करते हैं, आपका जो भी स्टेटस उससे पहले चल रहा होता है, अगर आपकी लीव टू रिमेन का टाइम गुजर भी जाता है तो वही स्टेटस आपका कंटिन्यूड रहता है टिल सच टाइम कि जब आपकी एप्लीकेशन फाइनली डिसाइड हो जाती है। आपके केस में यू मेड एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज़ हुई, आपको अपील का राइट मिला, उस अपील के राइट को आपने एक्सरसाइज किया, और वो अपील का राइट अभी आपके, वो अपील आपका टाइम पेंडिंग है। सो ये सारा टाइम जो आपका गुजर रहा है, ये उन्हीं कंडीशंस के ऊपर गुजर रहा है जो आपकी ओरिजिनल कंडीशंस थी एट द टाइम ऑफ मेकिंग योर एप्लीकेशन। सो अगर कोई एम्प्लॉयर आपको फायर करता है और ये कह के कि जी आपके हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपको काम करना अलाउड है कि नहीं, उनको आप सिर्फ जाके ये सेक्शन 3C ऑफ 1971 एक्ट दिखा सकते हैं, जिसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपने एप्लीकेशन सही टाइम पे कर दी तो वही स्टेटस आपका कंटिन्यूड रहेगा। जहाँ तक बात है होम ऑफिस की, होम ऑफिस की तो जी क्या ही बात है। होम ऑफिस को मेरे पास एक बंदे की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई, उसको इंडेफिनिट लीव मिल गई, उसके बाद हमने उसके लिए अप्लाई किया, वो नेशनैलिटी के लिए भी 1 साल के बाद अप्लाई कर दी, उसको नेशनैलिटी भी मिल गई। वो किसी वजह से वो साहब ने फ़ोन किया वहाँ पे होम ऑफिस को अपना कोई रेफरेंस वगैरह पता करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो वो कहते हैं जी आपकी एप्लीकेशन तो अभी पेंडिंग है। होम ऑफिस के तो ये हालात है, होम ऑफिस की तो बात ही ना करें। सो अगर उनको ये कहा जाता है कि जी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, या तो वो कहें कि जी यू आर नॉट अलाउड टू वर्क, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, तो फिर ठीक है, आपके एम्प्लॉयर का पूरा पूरा राइट बनता है कि आपको मना कर दिया जाए। बट अगर आप उनको आप दिखा सकते हैं कि जी ये डेट है मेरी एप्लीकेशन करने की, ये डेट है मेरी लीव टू रिमेन खत्म होने की, सेक्शन 3C ये कहता है कि अगर मैंने इस डेट को कर दिया एप्लीकेशन तो मेरी लीव कंटिन्यूड रहेगी, ये मेरी अपील अभी तक चल रही है। अगर उसके बाद भी एम्प्लॉयर आपको वापस जॉब पे नहीं रखता और आपको फिर भी फायर कर देता है उस बात के ऊपर, आपका केस बन सकता है उनके खिलाफ डैमेजेस वगैरह के लिए और उनको सू करने के लिए। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, अपने सोलिसिटर के पास जाइए। अब मैं अपने क्लाइंट्स को लेटर्स बना के देता हूँ जिसके अंदर हम सारी चीज़ें लिखते हैं, हम बताते हैं कि जी ये टाइम जो आपका 3C चल रहा है वो कब तक चलता रहेगा, और आपका जो आपकी परमिशन है टू वर्क वो अभी तक कायम है। सो वही चीज़ आप वहाँ से कर सकते हैं। बाकी बात है जो होम ऑफिस से लेने की, होम ऑफिस से आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप उनके कोई ईमेल एड्रेस पूछ लीजिए उनसे, और वहाँ पे आप उनको ईमेल करके और वहाँ पे आप उनको कह सकते हैं कि जी ये मेरी सिचुएशन है, मुझे बताओ, ये मेरा रेफरेंस नंबर है, ये मेरी सिचुएशन है, एम आई स्टिल अलाउड टू वर्क और नॉट। तो आपको उसके ऊपर एक रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए। दूसरा सवाल जो आपका था टैक्स क्रेडिट्स के बारे में कि जी टैक्स क्रेडिट्स आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, आपको मॉर्गेज देने में प्रॉब्लम हो रही है। सिंपल चीज़ ये है जी, यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी बेनिफिट्स, बिकॉज आप अभी भी अपने वर्क परमिट के ऊपर ही चल रहे हैं, वही कंडीशंस आपकी चल रही हैं। वर्क परमिट के ऊपर आपकी जो कंडीशंस थी वो सिंपली ये थी दैट यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी बेनिफिट्स। सो अगर अभी भी आप उसी स्टेटस पे हैं तो बेनिफिट्स आप नहीं ले सकते। अगर आप लेंगे बेनिफिट्स, दिस कुड बी प्रेजुडिशियल टू योर एप्लीकेशन इन द फ्यूचर स्टेजेस। एनीवे, आपको मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, आई नो इट्स डिफिकल्ट कि आपको जॉब छूट जाए और मॉर्गेज फिर भी पे करनी हो, लेकिन बेहतर है कि आप अपने एम्प्लॉयर से बात कीजिए, अपने सोलिसिटर से कहिए कि आपको सारा एक केस पैकेज बना के दे कि वो एम्प्लॉयर को दिखा सकें और उसके ऊपर एम्प्लॉयर फिर आपको करे, बिकॉज एम्प्लॉयर के पास फिर एक स्टैट्यूटरी डिफेंस आ जाएगा कि उसने सारी अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके बाद आपको काम करना अलाउ किया। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक। नाज़रीन, अब ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक की तरफ चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी सी देर में दोबारा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ आपको। सीधा अपना सवाल जवाब की तरफ, अपने सेक्शन की तरफ चलते हैं। पहली कॉल लेते जी। हेलो हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। बताइए। कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 7 इयर्स की बेस में मुझे इस दफ़ा 2.5 साल की मुझे डिक्शनरी लीव मिली है। तो मुझे होम ऑफिस से जो लेटर आया था तो उन्होंने मुझे ये कार्ड, तो मुझे परमिट रेसिडेंट जो मेरा कार्ड था वो उन्होंने भेजा, फिर इन्होंने लिखा हुआ था कि सून एज पॉसिबल ये लोग मुझे ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी सेंड करेंगे। अच्छा। तो अब मुझे सिर्फ ये मालूम करना है कि मुझे तकरीबन 9 वीक्स हो गए हैं, तो अभी तक ट्रैवल डॉक्यूमेंट इन्होंने मुझे भेजा नहीं है। तो इसमें कितना वेट होता है, या आप भेजते हैं या क्या, मुझे प्लीज ये बता दें। आप मुझे बताइए, आपका पासपोर्ट है उनके पास?
नहीं। अच्छा, तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट आप वेट करें कि वो खुद बना के भेजेंगे आपको? हाँ, मतलब उन्होंने लिखा हुआ है, मुझे लेटर में दिया हुआ है। जरा गौर से उसको देखिएगा, मैंने कभी ऐसा देखा तो नहीं है कि लेटर में ये लिखा हो। येलो कलर का होम ऑफिस से ही मुझे लेटर आया था। अच्छा, तो उन्होंने उसी में लिखा हुआ था कि साथ ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी ये लोग मुझे सेंड करेंगे। ओके, चलो मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। अगर आपका कुछ डिफरेंट है तो दिखा लीजिएगा, अपने वकील को दिखा लीजिएगा, मुझे दिखा लीजिएगा, फिर देख सकते हैं उसको। बट मेन चीज़ क्या होती है, जब आपको कोई भी लीव ग्रांट की जाती है, अगर आपके पास अपना ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं होता, तो अगर आपका ओरिजिनल पासपोर्ट उनके पास है तो वो आपको भेज देते हैं वापस, आप क्योंकि आपको लीव ग्रांट कर दी गई है। अगर आपका ओरिजिनल पासपोर्ट है ही नहीं या आपने सबमिट ही नहीं कराया, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने ट्रैवल करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करना है। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट कोई, मतलब ट्रैवल डॉक्यूमेंट कोई भी पासपोर्ट होता है, अगर आपके पास कोई अपना पासपोर्ट है, वो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट की एक काइंड है। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें से एक काइंड होती है या एक जो पासपोर्ट है वो एक नौयत का डॉक्यूमेंट है। उनमें से आपने ये चीज़ देखनी कि अगर तो पासपोर्ट आपके पास है, ग्रेट, अगर नहीं है तो आप अपनी कंट्री की एम्बेसी में जाते हैं, वहाँ से आप जाके पासपोर्ट बनवाते हैं। नाउ अगर आपकी कंट्री आपको पासपोर्ट देने से इनकार कर देती है और अनरीजनेबली आपको रिफ्यूज़ करती है, तो फिर वो पॉइंट प्रूव करने के बाद आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट का एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपको फिल करना होता है, उसके साथ एक फ़ी होती है, वो फ़ी सबमिट करानी होती है, फिर उस फॉर्म की बेस पे आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट बना के दिया जाता है, जिसके ऊपर फिर आप अगर ट्रैवल करना चाहें आप कर सकती हैं। आमतौर पे ये उन लोगों के काम आता है जहाँ पर रेफ्यूजी स्टेटस उनको मिला होता है। जब उनको रेफ्यूजी स्टेटस मिलता है, वो कहते हैं कि जी मुझे अपनी कंट्री में ख़तरा है, तो वो अपनी कंट्री की एम्बेसी में जाके पासपोर्ट नहीं मांग सकते क्योंकि उनको खतरा होता है। सो इस तरह की सिचुएशन में जहाँ रेफ्यूजीज़ होते हैं, वहाँ पे वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर लेते हैं और उनका ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनकर आ जाता है। लेकिन मैंने ये आज तक नहीं देखा कि आपको स्टेटस मिला और वो कहें आपसे कि जी आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली बना के आपको भेज दिया जाएगा। ऐसी सिचुएशन मैंने कभी नहीं देखी। ज़रा अपना लेटर को दोबारा गौर से देख लीजिएगा, अगर कोई चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं देख के मैं भी कुछ और सीख लूँगा इससे। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, उसकी फ़ीस लगानी पड़ती है, तब जाके आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। आप 9 वीक से आपने बताया कि आप वेट कर रही हैं, अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। अगर आपके लेटर में वाकई कुछ कन्फ्यूजन था और अब आपको समझ आ जाती है उस चीज़ की, अपना फॉर्म डाउनलोड कीजिएगा, इंटरनेट से आपको मिल जाएगा, वहाँ से उसको डाउनलोड करें, उसके साथ आप उसकी फ़ीस लगाएं और फॉर्म को सही तरह से फिलअप कीजिए। अगर आपको नहीं समझ आती तो अपने वकील के पास ले जाइए, उनसे कहिए कि उसको फिलअप करके और ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर दें, अगर आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट का बनता है। अदरवाइज अब क्योंकि आपके पास स्टेटस आ गया, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है पाकिस्तानी एम्बेसी में क्या होता है, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आप भेजते हैं वहाँ पे अपना एप्लीकेशन करते हैं, आप उनको जाके कहते हैं जी मुझे पासपोर्ट बना दो, तो आमतौर पे कहते हैं कि जी अपना स्टेटस पेपर्स ला के दिखाइए कि आपके पास यूके में रहने का स्टेटस है, तब आपको पासपोर्ट इशू किया जाएगा। हालांकि मैं बिल्कुल इस चीज़ से अग्री नहीं करता, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ हो रही है। अब अगर ये सिचुएशन है और आपके पास अब कार्ड आ गया, अपना बायोमेट्रिक कार्ड आ गया, वो बायोमेट्रिक कार्ड लेके आप चले जाइए एम्बेसी में, उनसे जाके कहिए कि जी ये मेरा कार्ड है, ये मेरा स्टेटस है, अब मुझे पासपोर्ट बना के दें, तो आपका पासपोर्ट बन जाएगा। दैट देन बिकम्स योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम अली साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा रेगुलरली देखता हूँ मैं। थैंक यू सर। मुझे कुछ एडवाइस चाहिए थी सेट एलआर के ऊपर। सर जी एडवाइस नहीं मैं देता, मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बताइए। चलें आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके साथ आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी ज़रूरी है, कंडीशन है कि लगानी चाहिए कि ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और दूसरा जो आपकी जो करंट लीव होती है वो उसे अफेक्ट करता है, अगर यानी कि जो भी डिसीजन है जो जिस तरह भी है कि अगर मेरी करंट लीव जो है वो 2016 तक है, तो ये एलआर की एप्लीकेशन उसे अफेक्ट नहीं करती। और तीसरा मुझे ये पूछना था कि मैं कितनी देर पहले एप्लीकेशन भेज सकता हूँ? कितनी देर आपके 10 ईयर्स की बेस पे हो रहा है? जी जी। ओके चलें ठीक है जी, मैं बताता हूँ सर। पहली चीज़ जो आपने पूछी, करंट लीव, आप नहीं, करंट लीव से पहले आपने कुछ और पूछा था, अभी आ जाएगा दिमाग में तो बताता हूँ आपको। आपने जो चीज़ सेट एलआर के बारे में पूछा, हाँ, कि करंट लीव आपकी अफेक्ट होती है कि नहीं। करंट लीव का ये याद रखिए, जब आपका टाइम पूरा हो रहा है, हाँ आपने बैंक स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा था, सॉरी मेरा दिमाग अभी तक वहाँ पे फंसा हुआ था। जब आपका टाइम पूरा हो रहा है, आपने उस वक्त अप्लाई करना है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल लीव है 2016 तक चल रही है और आपके 2015 में जाके 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप 2015 में उसको अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आपको किसी वजह से रिफ्यूज़ कर दिया जाता है तो आपको राइट ऑफ अपील नहीं मिलेगा, बिकॉज आपके पास कंकरेंट लीव ऑलरेडी चल रही है। लेकिन अगर आपको रिफ्यूज़ नहीं किया जाता और आपने अप्लाई कर दिया इसके लिए और आपको इंडेफिनिट लीव मिल गई, तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपकी वो लीव खत्म हो जाती है, बिकॉज उसकी फिर आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास तो अब इंडेफिनिट लीव आ गई। पहला सवाल आपका ये था कि जी सेट LR के साथ आपको बैंक स्टेटमेंट्स लगाने की ज़रूरत है कि नहीं। ये याद रखिए, जब आप 10 ईयर्स की बेस पे अप्लाई कर रहे होते हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ उनको ये प्रूव करना है कि आप 10 साल से लीगली और कंटिन्यूसली यहाँ पे रह रहे हैं। अगर कंटिन्यूस लीगल रेजिडेंस आपका 10 ईयर्स का है, उसमें आपको अपनी कोई और डॉक्यूमेंटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने पिछले 10 साल के पासपोर्ट्स लगाते हैं, अपना लाइफ इन द UK टेस्ट लगाते हैं, जो भी आपका प्रेवलेंट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होगा साथ वो लगाते हैं, अपनी फोटोग्राफ्स लगाते हैं, फॉर्म को फिल करते हैं, एंड दैट्स इट। उसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। अक्सर मैं देखता हूँ लोग इतने त्रिपलंदे भेज रहे होते हैं 10 साल की एप्लीकेशंस के साथ। इट्स एब्सोल्युटली इररेलेवेंट अनलेस आपके पास अपना पासपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है ऑफ दोज 10 ईयर्स। अगर आप कहते हैं कि जी 5 साल के मेरे पास 5 साल को कवर करने के लिए मेरा पासपोर्ट है जो शो करता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर मैं लीगली यहीं पे रह रहा था, बाकी मेरा पासपोर्ट गुम चुका है, तो अब मुझे 5 साल वो प्रूव करने। उन 5 सालों के लिए फिर आपको कंटिन्यूस रेजिडेंस के लिए बैंक स्टेटमेंट्स दिखानी होंगी, पे स्लिप्स दिखाने होंगे, बिल्स दिखाने होंगे, टैक्स के डॉक्यूमेंट्स दिखाने, जो जो चीज़ें आपके पास हों जो प्रूव करती हैं कि आप कंटिन्यूसली यहाँ पर रह रहे थे, सिर्फ तब उसकी ज़रूरत है। अदरवाइज बैंक स्टेटमेंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है साथ। फाइनल चीज़, हाँ मेरा ख्याल है आपके सारे सवाल हो गए जो आपने, हाँ फाइनल चीज़ आपकी थी कि जी आप कब अप्लाई कर सकते हैं, जब आपका टाइम पूरा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल टुडे इज़ द 9th of September, आपका टाइम पूरा हो रहा है लेट्स से ऑन द 19th of October। अब 19th अक्टूबर को आपके 10 साल पूरे हो जाएंगे यहाँ पे, आप उससे 28 डेज पहले तक अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका क्वालिफाइंग पीरियड जिस डेट को कंप्लीट हो रहा है, उस क्वालिफाइंग के 28 डेज के अंदर जब आप आ जाते हैं, यू आर इन द क्वालिफाइंग पीरियड, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बुखारी भाई। जी वालेकुम सलाम। बुखारी भाई शबनम अर्ज कर रही हूँ। मैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आई थी, ठीक है, 2011 में, और मेरा कॉलेज बंद हो गया और मैंने यहाँ पे शादी कर ली। और मेरी बदकिस्मती, मैं किसी से मिलने गई, वहाँ पे UK बॉर्डर का छापा पड़ गया, वो मुझे भी साथ ले गए। उन्होंने उसी वक्त कहा कौन से कॉलेज में, सारा उन्होंने पता किया। मेरा कॉलेज 2 महीने पहले शादी से बंद हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि आपका वीजा कटेल है। सर मैंने फिर भी FOR जो भी है मेरे लॉयर किया और मेरे साइनिंग पे लगा दिया गया। और फिर मेरे लिए अब मेरा साइनिंग भी खत्म हो गया, पासपोर्ट उनके पास था, पासपोर्ट भी वापस कर दिया उन्होंने। और मुझे शादी के लिए उन्होंने ये कहा है कि मैं शादी का नहीं, मतलब मैंने शादी की एप्लीकेशन डाली नहीं थी उस वक्त तक ना। जब मुझे पकड़ी गई उस वक्त मैंने शादी की एप्लीकेशन भी साथ ही डाल दी थी। तो उन्होंने कहा आपको वीजा नहीं है, मतलब है आप पुराने ही स्टेटस पे हो अभी, और आपका वीजा जो वैलिड है 2013 मतलब 13 दिसंबर तक है, 2013 तक, तो आपका पुराना स्टेटस है। अब मुझे बताइए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बेनिफिट ले रहे हैं, अभी मेरे पास 6 महीने नहीं है कि मैं उनके, अगर वो छोड़ते हैं, क्योंकि मेरे पासपोर्ट अब उन्होंने मुझे दिया, वापस किया है, 2 महीना हुआ। तो अब मेरा, अगर मैं स्टूडेंट के लिए दोबारा अप्लाई करूं, कैसा है, जो आप बेहतर मशवरा देते हैं मुझे, तो वो फिर मुझे बता दीजिए। स्टूडेंट के लिए दोबारा अप्लाई करके क्या करना है आपने? आप स्टूडेंट हैं? नहीं, स्टूडेंट के लिए उन्होंने मुझे ये लेटर दिया UK बॉर्डर वालों ने कि आप पुराने स्टेटस पे हैं, आपका आप स्टूडेंट के थे और आपका स्टूडेंट के लिए 2013 तक, मेरा वीजा वैलिड भी 2013 दिसंबर तक का। चले मैं बात समझ गया, मैं अब आपको बताता हूँ, आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसमें कुछ 1-2 टेक्निकल बातें हैं जो आपने गौर से समझनी है। पहली चीज़, आपने बताया कि आपकी शादी हुई हुई है, शादी से मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है UK में। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है विद अ ब्रिटिश नेशनल, आपकी एक फैमिली लाइफ चल रही है यहाँ पे। अगर आपके पास स्टेटस नहीं भी हो, अगर आप इलीगल भी हो जाते हैं, अब तब भी अप्लाई कर सकती हैं यहाँ से, क्योंकि फिर आपको डिस्क्रिशनरी रूट के ऊपर डाला जा सकता है, प्रोवाइडेड आप इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स दिखा सकें कि जी ऐसे ऑब्स्टिकल्स, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि जिनकी वजह से आपकी लाइफ कंटिन्यू नहीं हो सकती वापस अपने मुल्क जाके। सो सिर्फ तब आपकी वो चीज़ बन सकती है। अब मैं आपको बता दूँ जो टेक्निकलिटी मुझे समझ आई है आपकी बात की। आपको उन्होंने पहले पकड़ा और कहा कि जी आपकी लीव कर्टेल हो चुकी हुई है। अब उसके बाद आपके वकील साहब ने कुछ किया, कोई एप्लीकेशन वगैरह डाली। प्रिजूमबली अगर मैं होता उनकी जगह पे, तो मैं पहले एप्लीकेशन ये डालता कि जी आपको अगर लीव कर्टेल की भी गई है तो आपको नोटिस सर्व नहीं किया गया। अगर नोटिस सर्व नहीं किया गया तो उसकी वैलिडिटी नहीं बनती। अगर वो वैलिड ही नहीं था तो इसका मतलब आपकी लीव अभी तक कर्टेल नहीं हुई और अभी तक चल रही है। या तो आपकी लीव को अब कर्टेल किया जाए, या अगर कर्टेल नहीं करते तो आपके जो ओरिजिनल टाइम था आपका उस ओरिजिनल टाइम तक टाइम चलाया जाए।
सो मोस्ट प्रॉब्ली आपके केस में यही हुआ है कि उन्होंने आपकी वो जो कर्टेलमेंट वाला पॉइंट था उसी को रेज किया होगा, उसको रेज करके अब आपको उन्होंने ओरिजिनल लेटर का जो ओरिजिनल लीव थी आपकी उसका लेटर भेज दिया कि जी आपकी 13 दिसंबर तक आपकी लीव चल रही है। उसका मतलब ये होता है कि अगर आप उससे पहले अप्लाई करना चाहें अपना वीज़ा स्विच करने के लिए तो आप कर सकते हैं। अब अगर आप स्पाउस वीज़ा की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको 18,600 की इनकम तो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक कानून यही कहता है कि 18,600 की इनकम आपकी हस्बैंड की होनी चाहिए या आपकी फैमिली की होनी चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है, आप कहते हैं जी वो बीमार हैं या वो बेनिफिट्स पे हैं या कोई भी चीज़ है, अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे आर्ग्यू कर सकते हैं केस को, और वो है आपका इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स वाला। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि क्या ऐसी वजह है कि आपके हस्बैंड आपके साथ वापस नहीं जा सकते अपने मुल्क, आपके मुल्क, और वहाँ जाके रहें। अब मेरे पास, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, एक केस आया था कि जहाँ पे हस्बैंड जो हैं वो पाकिस्तान से हैं और वाइफ जो है वो ब्रिटिश नेशनल है, और वो भी उनकी बर्थ भी ऐसी कंट्री की है जिसको पाकिस्तान रिकग्नाइज ही नहीं करता। अब वहाँ पे उनको कह दिया जाए कि जी आप वहाँ जाके रहेंगे और आपको कोई मसला नहीं है और आपकी वहाँ पे लाइफ कंटिन्यू हो सकती है, तो सरासर ज़्यादती है ना। उसी तरह की बात है, अगर एक अक्सर सिचुएशन ऐसी होती है, हस्बैंड फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से है, वाइफ फॉर एग्जांपल इंडिया से। अब पाकिस्तान इंडिया तो एक दूसरे के साथ सारा गवर्नमेंट लेवल पे तो लड़ाई झगड़ा ही रहता है। अब वो कहते हैं कि जी आप जाके वहाँ पे रह सकते हैं। अब उनको वीज़ा मिलने में ही इतनी प्रॉब्लम होती है तो उनसे कहा जाए कि जी हस्बैंड वाइफ दोनों जाके वहाँ पे एक जगह पे रह ले, तो कैसे हो सकता है? यही सिचुएशन आपकी है। अगर आप दिखा सकते हैं कि ऐसी कोई इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आपके हस्बैंड आपके साथ वापस आपकी कंट्री जाने को तैयार नहीं है या नहीं जा सकते, और वो ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जो इनसरमाउंटेबल हैं, यानी वो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप क्रॉस नहीं कर सकते, तो फिर उस बेस पे आपका यहाँ पे काम हो जाता है। आपने जो बात की ना स्टूडेंट वीज़ा की, कि आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए दोबारा अप्लाई कर लें, मुझे सिर्फ उसमें एक शक नज़र आता है, स्टूडेंट वीज़ा बड़ा डिसेप्टिव किस्म का वीज़ा है। क्यों? क्योंकि जब आपने अप्लाई करना है उसके लिए, ठीक है, आपको लेटर आ गया, आपके पास लीव है, आप जाएंगी, आपको कहीं से उसका कैश लेटर भी मिल जाएगा, यानी आपको कॉलेज एडमिशन वगैरह भी मिल जाएगी। लेकिन जब आपने अप्लाई किया, आपको अगर उन्होंने इस बात पर रिफ्यूज़ कर दिया कि जी आपने प्रोग्रेस शो नहीं की, तो फिर, क्योंकि पहले जो आपका वीज़ा चल रहा था, आपने बताया गालिबन 2011 में आप आए हैं यहाँ पे, 2011 से लेके अभी तक, क्या जिस कोर्स के लिए आप आई थी आपने वो कोर्स पूरा किया? क्या आपने उसमें प्रोग्रेस शो की? अगर नहीं तो आपको वहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। अब क्या फ़ायदा दोबारा अप्लाई करने का अगर आपको फिर आज से 6 महीने बाद अपील प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा जहाँ पे आपको रिफ्यूज़ कर दिया गया। इस चीज़ का ख्याल रखिए। दूसरी चीज़ ये ख्याल रखिएगा कि अगर आपने अप्लाई करना भी है स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो आपकी जो मेंटेनेंस होगी, आपको वो एज एन एस्टैब्लिश स्टूडेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि आपका कोर्स रुक चुका हुआ है, बीच में ख़त्म हो चुका है, आपको 9 मंथ्स की मेंटेनेंस दिखानी पड़ेगी। ये ऐसे पिटफॉल्स हैं जो स्टूडेंट वीज़ा के साथ चलते हैं, जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। मेरे पास रोज़ाना लोग आते हैं जहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा के अंदर कोई टेक्निकलिटीज़ उनको नहीं पता थी एप्लीकेशन के अंदर, और वहाँ पे मार खा रहे होते हैं। अक्सर जो चीज़ें होती हैं वो जो एंटरप्रेन्योर एप्लीकेशंस थी, एंटरप्रेन्योर के लिए अप्लाई किया उन्होंने, अब उनको एक सही तरह का लेटर एक तरह से बनाना है, एक ख़ास वर्डिंग वाला लेटर बनाना है, आपने वो चीज़ नहीं की, आपको रिफ्यूज़ कर देंगे। अब ये चीज़ें ऐसी कि जो बिल्कुल माइनर सी चीज़ें होती हैं, अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए कि किस कॉन्सेप्ट के पीछे एप्लीकेशन की जा रही है, तो वो फिर भी आप कवर कर रहे हैं। लेकिन होम ऑफिस क्या कहता है कि जी हमारे तो लोगों के दिमाग ही नहीं है, हम उनको सिर्फ 1 2 3 सिखा सकते हैं, और उनको 1 2 3 की हमने एक चेकलिस्ट दे दी है। अगर उस चेकलिस्ट के मुताबिक आपने अप्लाई किया, एग्जैक्ट उसी तरह के लेटर्स बनाए, तो फिर वो फैसला करेंगे आपके हक में, अदरवाइज ठा करके आपको रिफ्यूज़ कर देंगे। आपके केस में मैं यही कहूँगा, लीव आपकी अभी चल रही है, स्टूडेंट वीज़ा मुझे लगता नहीं कि आपके लिए सूटेबल होगा। आई डोंट नो आपकी एक्चुअल सिचुएशन में हो सकता है कि नहीं। शादी आपकी जेन्युइन हो चुकी है, अगर आप इकट्ठे रह रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हस्बैंड नहीं जा सकते, तो इनसरमाउंटेबल आप ऑब्स्टिकल्स वाली एप्लीकेशन डालिए, बजाय इसके कि आप और किसी रास्ते में जाएं, फजूल में पैसे वेस्ट करेंगी, फजूल में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। होपफुली हेल्पफुल आंसर आपको जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर मुझे थोड़े से क्वेश्चंस आपसे पूछने थे। जो अभी लास्ट कॉलर थी ना जी, मेरी भी सेम इसी तरह की एक सिचुएशन थी। मुझे यहाँ से 8 साल हो गए। मैं पहले स्टूडेंट था, उसके बाद मैंने यहाँ से मास्टर्स कंप्लीट किया, फिर मैं पोस्ट स्टडी पे था, मेरा पोस्ट स्टडी खत्म हो गया। मेरी वाइफ भी इंडियन थी, उनका बेसिकली डिफरेंट रिलीजन है, जिसकी वजह से मुझे पाकिस्तान में और उनको इंडिया में प्रॉब्लम हुई थी। तो 7 साल के बाद मैंने असैलम का क्लेम फाइल किया था, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि थोड़े से मेरे सोलिसिटर्स ने भी मेस्ड अप कर दिया था। तो उन्होंने ये कहा कि मैं इंडिया और ये पाकिस्तान मेरे साथ जाके रह सकती हैं, जबकि आपने अभी बोला कि हमें बहुत प्रॉब्लम होती है वीजा लेने में भी। तो उस बेस पे मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने असाइलम रिजेक्ट कर दिया। जब मैंने इनिशियली
असाइलम अप्लाई किया था उन्होंने मुझे काम की परमिशन भी दी थी, क्योंकि उस वक्त मेरा पोस्ट स्टडी 1 महीने का वैलिड था। और अभी ये 1 महीना पहले मेरा असाइलम का केस उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कम्प्लीटली, जिसकी वजह से उन्होंने मेरा ARC कार्ड भी चेंज कर दिया, मैं काम नहीं कर सकता हूँ। और मैंने फ्रेश एप्लीकेशन जमा कराई है। सर पहला क्वेश्चन ये था कि अगर मुझे इन सब के दौरान 8 साल हो जाते हैं, क्योंकि मैंने तो शुरू से असाइलम अप्लाई किया था जब मेरे पास पोस्ट स्टडी भी वैलिड था, तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट अवे काम की परमिशन भी दे दी थी, जो 1 साल तक मैं करता भी रहा हूँ। ठीक है, पहले तो ये बताइए कि अगर मुझे इस दौरान 10 साल हो जाते हैं और मेरा असाइलम, अभी मेरी फ्रेश एप्लीकेशन उनके पास चल रही है, तो मैं वो लॉन्ग पीरियड में क्वालिफाई कर सकूंगा? दूसरी आपसे ये चीज पूछनी थी कि फ्रेश एप्लीकेशन अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या करेंगे वो, किस तरह करेंगे? अभी भी मैं रिपोर्ट तो कर रहा हूँ अपनी लोकल टीम को। सर तीसरा क्वेश्चन ये था कि मैंने, क्योंकि जारी बात है पहले मैं बैंक में काम कर रहा था, मेरी जॉब चली गई क्योंकि मैं अराउंड 45 के था मेरा साल की इनकम। उन्होंने मेरे काम की परमिशन ले ली, जिसकी वजह से मुझे वो डाउनफॉल आ गया। मैंने सेक्शन सपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, सेक्शन 95, वो मैंने फॉर्म शॉर्म भर के उनको भेजे थे, तो उन्होंने वो टर्न डाउन कर दिया। मुझे 2 दिन पहले उसकी कंफर्मेशन आई है, वो कहते हैं आप इसमें क्वालिफाई नहीं होते। जबकि जब मेरी अपील जब उन्होंने एग्जॉस्ट की ना, वो 12 जुलाई को की थी, और मेरा अभी बेबी बॉय पैदा हुआ जो 11 तारीख को पैदा हुआ है, विच इज बिफोर दे एग्जॉस्टेड माय अपील राइट। ठीक, तो उस बेसिस के ऊपर ऑब्वियसली मुझे किसी ने कहा था कि अब वो जाहिर बात है वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है, तो मैंने टैक्स क्रेडिट और चाइल्ड बेनिफिट लेना शुरू कर दिया है। मुझे मिल भी गए हैं वो, आई एम टेकिंग इट एट द मोमेंट। So I'm taking child tax credit and I'm taking child benefit and I'm taking tax credit. सर जी अपना सवाल प्लीज अब शॉर्ट कीजिए, इट्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग अप। अब आप मुझे बताइए आप पूछना क्या चाह रहे हैं फाइनली? मुझे तो एक आप चीज ये बता दीजिए पहले कि वो 10 साल वाला जो है वो, चलिए वो तो मैंने आपके सवाल लिख लिए। मैंने लिखा आपका सवाल कि आपका लॉन्ग रेजिडेंस के अंदर आपका 10 साल वगैरह ये असाइलम के साथ पूरा होता है कि नहीं। सेकंड आपका कि जी फ्रेश क्लेम करना है तो किस तरह से करना है। तीसरी आपने बेनिफिट्स की बात की, तो उसके अंदर आपने कहा कि आपको बेनिफिट्स के उन्होंने सेक्शन 95 सपोर्ट रिफ्यूज़ कर दी है। अब उस पर सिंपल क्वेश्चन ये कि आपको अपील का राइट मिला होगा, आप उसको अपील कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं और आप उसमें जाके उसको फाइट कीजिए। और कुछ पूछना है आपने? सर यही पूछना था कि अगर टैक्स क्रेडिट वगैरह ले रहा हूँ या ये चीजें कर रहा हूँ तो वो, चलें मैं आपको जवाब देता हूँ। अब आप गौर से सुनिए सर, जो आपके बेनिफिट्स की बात है, जो आप टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं, चाइल्ड बेनिफिट ले रहे हैं, यू आर नॉट अलाउड टू टेक दैट। आपका बच्चा ब्रिटिश नेशनल अगर नहीं है तो वो बेनिफिट्स नहीं ले सकता, अभी उसको ये चाइल्ड बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। जो आप टैक्स क्रेडिट्स ले रहे हैं वो भी आपको लेना अलाउड नहीं है, वो भी गलत है चीज़। तो आप ये दोनों चीज़ें गलत कर रहे हैं। जहाँ तक बेनिफिट्स की बात है, अगर आप असाइलम करके बैठे हुए हैं और आपका क्लेम चल रहा है, कुछ ना कुछ अभी तक चल रहा है, तो आपको सेक्शन 95 की सपोर्ट मिल सकती है। नास की जो सपोर्ट होती है उस पर आप चल सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको वो सवाल आंसर कर दूँ कि जी फ्रेश क्लेम करते कैसे हैं। फ्रेश क्लेम के लिए अब बिल्कुल एक सिंपल चीज़ हो चुकी हुई है कि आपने जाके इन पर्सन फ्रेश क्लेम करना होता है। या तो आप लिवरपूल में अपॉइंटमेंट लेते हैं, वहाँ जाके आप इन पर्सन करते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आप साइन करने के लिए जाते हैं, रिपोर्टिंग रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगी हुई हैं, तो आप वहाँ जाके अपने रिपोर्टिंग सेंटर में भी उसको सबमिट करा सकते हैं। ये पहले आपको पता करना पड़ेगा। फ्रेश क्लेम के लिए मैं आपको हमेशा यही कहूँगा कि आप होम ऑफिस को फ़ोन कीजिए, जो वो लिवरपूल वाला नंबर है वहाँ पे फ़ोन कीजिए, उनको बताइए अगर आप रिपोर्टिंग पे जाते हैं। पहला उनको ये बताएं कि जी मैं आना नहीं चाहता, अगर मैं यहाँ पे अपने रिपोर्टिंग सेंटर में कर सकता हूँ तो मुझे वहीं पे करने दें। अगर नहीं तो फिर आप लिवरपूल में जाके उसको सबमिट करवा सकते हैं। सो वहाँ पे आपका फ्रेश क्लेम सबमिट हो जाता है। फ्रेश क्लेम सबमिट होने के बाद दोबारा आप सपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नैस के लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं और होपफुली फिर आपकी वो कंटिन्यू हो जानी चाहिए। अब फाइनल आंसर आपका लॉन्ग रेजिडेंस वाला था कि जी आपको 8 साल हो चुके थे जब आपने 7 साल हो चुके थे जब आपने असाइलम अप्लाई किया, तो अगर उसके अंदर आपके असाइलम की प्रोग्रेस होने में ही आपके 10 साल पूरे हो जाते हैं तो क्या वो आपका 10 ईयर्स का टाइम पूरा बनता है। ये याद रखिए, जब आप असाइलम अप्लाई करते हैं तो आपको इलीगल भी नहीं काउंट किया जाता और ना ही आपको विद वैलिड लीव काउंट किया जाता है। आप उसके दरमियान में आ जाते हैं। दरमियान में आने का मतलब क्या है कि आपको ये कहा जाता है कि जी आपको उन्होंने टेम्प्रेरी लीव अलाउ कर दी। अब असाइलम के अंदर आपका जितना टाइम गुजरता है, अब उसमें साल गुजरता है, 2 साल गुजरता है, इफ़ इट एंड्स अप इन यू गेटिंग योर असाइलम, यानी अगर आपका एंड रिजल्ट ये होता है कि आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है, आपका असाइलम एक्सेप्ट हो जाता है, तो वो सारा टाइम जो आपका गुजरा है वो लीगल काउंट होता है। लेकिन अगर ऐसी बात ना हो, अगर आपने अप्लाई किया, आपको टेम्प्रेरी लीव मिली रही, साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, वो सारा टाइम जो आपका चल रहा है उसको लीगल काउंट नहीं किया जाएगा अगर आखिर में आपको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। ये चीज़ याद रखिए।
आपने ठीक है असाइलम अप्लाई किया बिफोर योर लीव टू रिमेन एक्सपायर्ड, आपको उस वक्त जो आपने बताया कि PSW भी चल रहा था और सारा कुछ था, तो अगर वो था भी तो अगेन स्टिल इट्स एन इशू, क्योंकि आपको आखिर में जाके अपील राइट्स एग्जॉस्ट कर दिए गए। ओके सर, अपना सवाल प्लीज़ अगर आप शॉर्ट रखते तो मैं आपको ये बहुत पहले अच्छी तरह से चीज़ बता सकता, लेकिन आपका सवाल बहुत लंबा हो गया था। मेरा ख्याल है हमारे पास एक सवाल और लेने का टाइम है, जल्दी से एक सवाल और ले लेते हैं। जी हेलो। हाँ जी सर, मेरे को पूछना था, मैंने मई में एंटरप्रेन्योर वीजा अप्लाई किया था और जुलाई में इंटरव्यू हुई थी और मेरी करंट लीव है वो नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में एक्सपायर हो जाएगी 10 अक्टूबर को। बट स्टिल वेटिंग फॉर रिजल्ट, रिजल्ट नहीं आया है अभी। अगर उस 10 अक्टूबर से पहले रिजल्ट आ जाता है हाँ या ना में, तो अगर ना में आता तो विल आई गेट राइट ऑफ अपील या नहीं? अगर नहीं मिलता है तो व्हाट आर माय ऑप्शंस अदर देन जुडिशियल रिव्यू? और अगर जुडिशियल रिव्यू ही जाना पड़ता है, अगर आप थोड़ा सा बता देंगे उसका प्रोसेस क्या है, लाइक कितना टाइम लगता है? दिस व्हाट आई हर्ड। चले मैं बताता हूँ जी। फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड जी, अगर आपको 10 अक्टूबर से पहले रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, 10 अक्टूबर आपने बताया आपकी लीव टू रिमेन खत्म हो रही है, आपने अप्लाई किया हुआ एंटरप्रेन्योर के लिए, आपका इंटरव्यू भी हो चुका, सारा कुछ हो गया, नाउ यू वेटिंग फॉर अ डिसीजन। अगर 10 अक्टूबर से पहले आपको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है और रिफ्यूजल लेटर आपके पास आता है, तो उसमें लिखा होगा कि क्योंकि आपकी एक्सटेंडेड लीव चल रही है इसलिए आपको अभी उसमें अपील का मौका नहीं मिलेगा, राइट ऑफ अपील नहीं मिलेगा। सो ये चीज़ एक याद रखें। अगर वो ऐसा होता है, ऑप्शंस क्या हैं? लीव टू रिमेन आपने अपनी कंटिन्यू करनी है, यू डोंट वांट टू बिकम एन ओवरस्टे। सो अगर आपको 3 दिन पहले, लेट्स से 7 तारीख को आपको 7 अक्टूबर को रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, 3 दिन बचे पीछे आपके पास, फौरन एक लीव टू रिमेन एप्लीकेशन डाल दें, कोई भी लीव टू रिमेन एप्लीकेशन जिसके अंदर आप अपनी सर्कमस्टांसेस बता सकते हैं कि जी मैं ओवरस्टे नहीं होना चाहता, मुझे 3 दिन पहले उन्होंने ये दे दिया, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे एक ब्रिजिंग एप्लीकेशन डालनी। वो एप्लीकेशन डाल के आपकी वो लीव कंटिन्यू हो जाती है, क्योंकि आपकी जब तक वो एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती, उसकी अपीलें डिसाइड नहीं होती, आपके पास मौका है, आपके पास टाइम है कि आप कुछ और सोच सकते हैं, कुछ और प्लान कर सकते हैं। सो वो चीज़, अगर आप जुडिशियल रिव्यू में जाने का फैसला करते हैं तो ये याद रखें कि एज ऑफ द 10 अक्टूबर अगर आप जुडिशियल रिव्यू में जाते भी हैं उसके बाद आपकी लीगल लीव कंटिन्यू नहीं होगी, आप ओवरस्टे हो जाएंगे वहाँ से। अगर 28 डेज से ज़्यादा टाइम गुजर जाता है तो फिर तो आप बिल्कुल ही ओवरस्टे हो जाते हैं और आपकी कोई भी एप्लीकेशन जो यहाँ से की जाएगी उसको रिफ्यूज़ किया जाएगा, जो भी आपकी कोई पॉइंट बेस्ड सिस्टम की एप्लीकेशन होगी। सो इस चीज़ को याद रखिए। जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस तो काफ़ी लंबा है, बट मेन चीज़ आपको बता दूं, डू अ प्री एक्शन प्रोटोकॉल फर्स्ट, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन के लिए जाइए। आगे जाके फिर जो होम ऑफिस जो ट्रेजरी सोलिसिटर्स होते हैं उन्होंने या क्लेम को डिफेंड करना है आके, या उन्होंने अपना डिसीजन विड्रॉ कर लेना है। अगर डिफेंड करते हैं तो फिर जो हाई कोर्ट का जज होगा वो उसके ऊपर फैसला करेगा। ऑलराइट सर, मैंने आपको एक समरी में बता दिया सारा कुछ, होपफुली दैट हेल्प्स। नाज़रीन, मेरा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कोई छोटे सवाल हो, कोई सिंपल बातें पूछनी हो, आप ज़रूर कर सकते हैं। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा, इंशाल्लाह फ्राइडे को मैनचेस्टर में हैं और थर्सडे को इल्फर्ड गैंसिल में हैं। सो अगर आप मुझे ढूंढना चाहते हैं, आप लॉ सोसाइटी से मेरा एड्रेस ले सकते हैं, मेरी वेबसाइट से मुझे ढूंढ सकते हैं, मेरी वीडियो से ढूंढ सकते हैं, जैसे भी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो सकता हूँ ज़रूर होऊंगा। और अगले हफ्ते इंशाल्लाह इसी वक्त इसी जगह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।